हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम 10th एसएससी ज्योग्राफी का चैप्टर 5 यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? वाइल्ड लाइफ तो हम हमेशा सुनते ही रहते हैं, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जैसे कि हम हर किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लोगों के बारे में, लोगों के काम के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, हेल्थ के बारे में, हर चीज़ के बारे में। लेकिन हम हमारे इन्वायरमेंट के बारे में क्या पढ़ते हैं? हमारा इन्वायरमेंट भी हमारी कंट्री के लिए और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो आज के वीडियो में हम, जैसे कि आपकी पूरी बुक डिपेंड है इंडिया और ब्राज़ील के कंपैरिजन में, तो आज के वीडियो में भी हम इंडिया और ब्राज़ील को कंपेयर करेंगे नेचुरल वेजिटेशन के कॉलम में और वाइल्ड लाइफ के कॉलम में। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। उन फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं ज़्यादा, कौन से प्लांट ज़्यादा पाए जाते हैं, कोई फॉरेस्ट सूखा क्यों होता है, कोई फॉरेस्ट डेंस क्यों होता है, उनके क्या रीजंस है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग एग्जैक्टली ये पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली वेजिटेशन के क्या टाइप्स हैं और वो क्या होते हैं। जैसे कि अगर आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे पांच तरह के वेजिटेशन है। फर्स्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड है डेडिशियस फॉरेस्ट, थर्ड है थॉर्नी श्रब फॉरेस्ट, फोर्थ है कोस्टल फॉरेस्ट, फिफ्थ है हिमालयन फॉरेस्ट। ये सारे फॉरेस्ट ही है, हम सारे पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये सारे अलग अलग चीजें हैं। ये सबसे पहला हम ये क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। आपने अपने 9th की क्लास में पढ़ा होगा कॉन्वेक्शनल रेनफॉल। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि लगभग समझो साल भर, यानी कि साल में पूरे दिन। तो ये जो फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये उस रीजन यानी कि उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा क्लाइमेट यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर है, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ज़्यादा सनलाइट है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, वो जो ट्रीज होते हैं एकदम हट्टे कट्टे होते हैं। हट्टे कट्टे होने का मतलब एकदम बड़े बड़े मोटे, उनके जो स्टेम होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। कोई कोई पत्ते इतने मोटे होते हैं कि वो सनलाइट को भी आर पार नहीं होने देते। जैसे कि अगर आप अमेज़न देखोगे, अमेज़न में बहुत सारे एरियाज ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं आती और वहाँ पे अंधेरा रहता है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि उसका नाम है एवरग्रीन, वैसे ही उसके फॉरेस्ट के लक्षण हैं। ये फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? ये उस रीजन में मिलता है जहाँ पे साल भर बारिश होती रहती है। और दूसरा रीजन, जहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट, यानी कि जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो जो पेड़ होता है, जो ट्री होता है, उसको पानी और सन यानी कि दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे मात्रा में मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी लीव्स बहुत ही ब्रॉड और ग्रीन होते हैं पूरे साल भर तक, वो कभी सूखते नहीं है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल कि इस फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो उसमें आता है महागोनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। ये मेनली जो ट्रीज है इस वाले वेजिटेशन में पाए जाते हैं। सेकेंड हमारा फॉरेस्ट है डेडिशियस फॉरेस्ट। डेडिशियस फॉरेस्ट का मतलब होता है, ये जो फॉरेस्ट है ये उस रीजन में पाई जाता है जिस रीजन में रेनफॉल होता है 1000 मिलीमीटर टू 2000 मिलीमीटर। और इस फॉरेस्ट की एक सबसे बड़ी खास बात है, क्यों? ये जो फॉरेस्ट है ना, ये जब भी समर सीजन आता है ना, ये अपना बिहेव चेंज कर लेता है। क्या बिहेव चेंज कर देता है? डेडिशियस फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जैसे ही गर्मी आती है, मार्च अप्रैल आता है, गर्मी आती है, तो ऑब्वियसली है कि जो पानी है वो एवोपरेट होगा ज़्यादा। तो जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो अपने पानी को बचाने के लिए जो उनके पत्ते सूख गए हैं, जो ब्राउन हो गए, जो एकदम कड़क हो गए, उनको नीचे गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? ताकि जो ग्राउंड के नीचे जो उनके रूट्स है वो क्या हो जाए, ढक जाए और डायरेक्टली सनलाइट उनके रूट के पास ना जाके उनके पानी को अब्सॉर्ब ना कर ले। तो ये जो इनका बिहेवियर है, ये बिहेवियर की वजह से ये फॉरेस्ट सबसे अलग पाया जाता है।
तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे ड्राई सीजन ट्री शेड देयर लीव्स, यानी कि जब भी गर्मी का मौसम आता है, जब भी सूखा पड़ना स्टार्ट होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगर आप देखोगे मार्च अप्रैल के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्राउन पत्ते आपको यहाँ वहाँ गिरे हुए मिलते हैं। ये लोग अपने पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं। इसके ट्रीज के एग्जाम्पल है टेक, बाम्बू, बनियान और पीपल। हमारा थर्ड है थॉर्नी श्रब्स। थॉर्नी श्रब्स का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश ना के बरोबर होती है और वहां पे एकदम कांटे से छोटे से कट वैसे पेड़ पौधे मिलते हैं। तो ये वाला जो थॉर्नी श्रब्स है, ये वाला फॉरेस्ट हमें कहाँ पे मिलता है, ऐसे रीजन में जहाँ पे 500 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। इन पेड़ जो इनके पेड़ होते हैं, जो इनकी ट्रीज होती है, इनके पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि उन्हें इतना पानी मिलता ही नहीं है जितना उनको चाहिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो कटेचू, अकाया, खेजड़ी, एलोवेरा, ये सब। इनमें अगर खास बात देखोगे तो इनमें खास बात ये रहती है कि इनमें हमेशा कांटे लगे हुए रहते हैं और उन कांटों में ये लोग अपने पानी को बचा के रखते हैं। और कांटे ये लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए भी रखते हैं, कोई जानवर आके खा के इनका पानी ना ले ले। फोर्थ है कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट का मतलब होता है दरिया किनारे वाला फॉरेस्ट, यानी कि अगर जैसे कि आप देखोगे एक बहुत सारी जमीन ऐसी होती है जो एकदम खिच्चड़ों से भरी हुई रहती है, जहाँ पे बहुत पानी बहुत रहता है। जो पानी के बाजू वाला एरिया होता है बहुत कीचड़ों से भरा हुआ रहता है। आपको मैंग्रोव्स पता होगा, ऐसे पेड़ पौधे जो आधे पानी में और मतलब पूरे पानी में ही रहते, आधे पानी से ढके हुए रहते और आधे पानी के ऊपर होते, वो भी एक टाइप का फॉरेस्ट है। उस वाले फॉरेस्ट में जो वहाँ का क्लाइमेट है वो हमेशा मॉइस्ट रहता है। मॉइस्ट यानी कि वहाँ पे जल्दी सूखा नहीं पड़ता है। और इंडिया में इसको मैंग्रोव्स कहा जाता है या फिर सुंदरबंस कहा जाता है। इंडिया में यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, इन पेड़ पौधों का जो वुड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के, ऑयली होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ताकि ये लोग पानी में डूबे ना। वहीं अगर मैं बात करूँ हिमालयन फॉरेस्ट की, तो हिमालयन फॉरेस्ट का मतलब होता है ये जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाओगे आपके फॉरेस्ट के प्लांट्स या चेंज होते जाएंगे। जैसे कि जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर चेंज होते जाता है, वैसे ही आप ऊपर हायर एल्टीट्यूड में यानी कि ऊपर ऊपर जाओगे आपके फॉरेस्ट क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जैसे कि अगर आप सबसे ऊपर चले गए तो आपको फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगी। फ्लावरिंग ट्रीज यानी कि पूरे फ्लावर्स के ही पेड़ पौधे मिलेंगे। वहीं अगर आप और ऊपर जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस पाइन ट्रीज टाइप मिलेंगे, वो क्रिसमस ट्री वाला जो ट्रायंगल शेप में आता है। तो ये 5 अलग अलग तरह के फॉरेस्ट है जो हमारे इंडिया और ब्राज़ील में डिवाइडेड है। चलिए अभी बात करते हैं इंडिया और ब्राज़ील की वेजिटेशन के बारे में कि कौन सा फॉरेस्ट कौन सी कंट्री में कहाँ पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, जैसे कि आप अपने टेक्स्ट बुक के मैप को देख सकते हो, जहाँ पे डार्क ग्रीन शेड है, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ के ईस्ट वाले पार्ट में या फिर वेस्टर्न घाट साइड में या फिर थोड़ा और ईस्टर्न में, तो यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया रीजन में। वहीं अगर बात करूँ डेडिशियस फॉरेस्ट, तो आप अगर इंडिया का सेंट्रल वाला पार्ट देखोगे तो इंडिया का जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसमें डेडिशियस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। डेडिशियस फॉरेस्ट में क्या खास बात है? ये खास बात है कि वहाँ पे जब भी सूखा पड़ता है यानी कि समर सीजन आता है, तो वहाँ पे जो उनके ट्रीज है वो लोग अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि वो अपने रूट के पानी को बचा सके। उसके बाद बात करूँ थॉर्नी श्रब्स की, तो थॉर्नी श्रब आप जैसे ही जानते हो हमारा राजस्थान रेगिस्तान, वहीं पे सबसे ज़्यादा थॉर्नी श्रब्स को पाया जाता है। वहीं अगर बात करूँ हिमालयन फॉरेस्ट की, तो हमारा हिमालय कहाँ है? नॉर्थ में। तो जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे हमारे हिमालयन फॉरेस्ट हमें मिलते जाएंगे। अगर कोस्टल फॉरेस्ट की बात करूँ तो इंडिया का जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, जो आप कोस्टल लाइन देख रहे हो, वो पूरी लाइन में आप देखोगे तो उसको पूरा कोस्टल फॉरेस्ट माना जाएगा। तो वहीं बात करूँ अगर ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में पूरे वेजिटेशन तो नहीं लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। कौन से रीजन में? अमेज़न रीजन में। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर पे पड़ता है और इक्वेटर में पड़ने के वजह से वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डेली बारिश होती है। जैसे ही हमने डेफिनेशन चार्ट में पढ़ा था
कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में डेली बारिश होती है और ज़्यादा सनलाइट आती है, तो अमेजोन रिवर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहीं आप देखोगे जैसे ही हम इक्वेटर से नीचे आते हैं, यानी कि इक्वेटर से जैसे ही हम दूर जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, टेम्परेचर क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से जो फॉरेस्ट है उनमें भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। वहीं ब्राज़ील में ये सारे तो फॉरेस्ट नहीं, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है एवरग्रीन तो होता है लेकिन अमेज़न से थोड़ा कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, वहाँ पे सनलाइट थोड़ी कम है और बारिश थोड़ी कम है। और वहीं पे आता है एरिड, जैसे कि हमने फिजियोग्राफी चैप्टर में पढ़ा होगा ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल एस्केपमेंट में, कि रेन शेडो एरिया होता है जहाँ पे बारिश गिरती ही नहीं है, तो वहाँ पे एरिड का मतलब होता है सूखा पड़ना। तो वहीं पे ब्राज़ील के अगर आपने देखा तो यहाँ पे एवरग्रीन तो फॉरेस्ट है, वहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और एरिड है। तो वेजिटेशन चैप्टर में यही था, एकदम सिंपल था। सबसे पहला हमने 5 अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि कौन से फॉरेस्ट में क्या खास बात है, कौन सी ट्रीज पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी कंट्री में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब बात करूं इंडिया की वाइल्ड लाइफ की, तो जैसे कि आपने फॉरेस्ट देखा कि इंडिया में 5 अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं। उन्हीं फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उनमें भी इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की भी डाइवर्सिटी यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती है। अगर एलिफेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे एलिफेंट पाए जाते हैं जो हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट में रहते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया में वन हॉर्न राइनोसॉर्स भी पाए जाते हैं जो स्वैम्पी और मार्शलैंड यानी कि आप समझ सकते हो सुंदरबन मैंग्रोव टाइप में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स और याक्स पाए जाते हैं हमारे हिमालयन फॉरेस्ट में। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द होल वर्ल्ड, यानी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद वहीं बात करूँ क्रोकोडाइल्स, टर्टल, गैवियल्स, ये सारे जानवर भी मिलते हैं। अगर बर्ड्स की बात करूँ तो पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड, किंगफिशर, पीजेंट, डॉग, क्रेन, पिजन्स, ये सारे भी वाइल्ड लाइफ हमें मिलते हैं। चलिए अभी बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील में अगर जैसे कि आपने देखा है अमेज़न, अमेज़न को कहा जाता है लंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वहाँ पे बहुत बड़ा जंगल है, बहुत घना जंगल है और वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। घना जंगल होने के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी की स्पीसीज मिलती है। उन स्पीसीज के वजह से यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मतलब अलग, चाहे इंसेक्ट्स हो चाहे कोई भी जानवर हो, बर्ड्स हो, हर अलग अलग टाइप के हमें जानवर यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा गुआना पिग्स, पूमास, लेपर्ड्स, मंकी, एलिगेटर्स ये मिलते हैं। वहाँ पे अमेज़न में बहुत बड़ा समुंदर है तो वहाँ पे हमें पिंक डॉल्फिन, स्वॉर्ड फिश, पिरानास ये सब भी मिलते हैं। अगर बर्ड्स की बात करूँ तो कॉन्डर, पैरट्स, ये हमारे हरे तोते वाले तोते नहीं, ऐसे कलरफुल और बड़े बड़े तोते वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद माकाउस और फ्लैमिंगोस भी पाए जाते हैं। तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दोनों कंट्रीज। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर में एक और क्वेश्चन आता है कि अगर वाइल्ड लाइफ खत्म क्यों हो रहा है, हमारे जो स्पीशीज है वो खत्म क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि यहाँ पे हम जानवरों को कब और क्यों मारते हैं। हम जानवरों को मारते हैं पोचिंग, पोचिंग यानी कि स्मगलिंग के लिए। हम उनके दांत, नाखून, खाल को ले लेते हैं और उनको इलीगल तरीके से बेचते हैं बहुत ज़्यादा प्राइस में, उसको पोचिंग कहा जाता है। तो उस पोचिंग के लालच में लोग जानवरों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन, जहाँ ह्यूमन बींग्स रहेंगे वो धरती को बर्बाद करेंगे, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, उनकी वजह से भी हमारे एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। उसके बाद है रैपिडली डिफॉरेस्टेशन। अब क्या है ना, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस स्पीड से लैंड नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से लोगों के पास रहने के लिए जगह कम पड़ गई। इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जानवरों का घर छीन रहे हैं ताकि वो अपना घर बना सके। तो ये सारे रीजंस आप उस आंसर में लिख सकते हो कि इन रीजन के वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज है वो खत्म होने की तादाद पर
आ गई है। रिसेंटली जैसे कि आपने देखा होगा कि वन हॉर्न राइनोसॉर्स खत्म हो गए पूरे वर्ल्ड से। अभी कहा जा रहा है कि पांडा खत्म हो जाएंगे, कोयला खत्म हो जाएंगे, टाइगर खत्म होने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे करके हमने बचा बचा के उनको बचा के रखा हुआ है। वहीं अगर बात करूँ इन्वायरमेंट की, हम हमारे इन्वायरमेंट को इतना हार्म करते हैं अपने इलीगल कामों की वजह से, अपने लालच के चक्कर में, जिससे हमारे इन्वायरमेंट के वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें रोक देना चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको इस चैप्टर में और भी कोई डाउट है या फिर आप कोई दूसरे चैप्टर के लिए वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।